मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जवान औरत जेसिका मर्डॉक को जो भाग रही है। वो बड़े सावधानी से अपने घर की तरफ बढ़ती है, किसी को अपनी खबर नहीं होने देना चाहती। उसके चेहरे पे खून का निशान है, लगता है किसी शारीरिक लड़ाई में थी। जेसिका जैसे ही घर पहुंचती है, अपना चेहरा साफ करती है और अपनी शादी की अंगूठी देखती है। तभी उसको कुछ सशस्त्र घुसपैठिए दिखते हैं जो उसके घर में घुस रहे हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वो जल्दी से खिड़की से भाग जाती है। सड़क पे चलते हुए जेसिका एक पार्ट्स वैगन देखती है और छुपके से उसमें छुप जाती है और शहर से निकल जाती है। अगले सुबह जेसिका उठती है जब वैगन एक ग्रोसरी स्टोर के पास रुकता है। जैसे ही ड्राइवर दूर होता है, वो भी वाहन से उतरकर कुछ खाना और एक नक्शा चुरा लेती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक रेंज पे पहुंचती है जहां वो रात गुजारने का फैसला करती है। अगले सुबह जल्दी जेसिका अपने सफर के लिए और खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन एक बुजुर्ग रेंच मालिक फ्रैंक लर्नर उससे सामना करता है। लेकिन डांटने के बजाय वो उसे अंदर नाश्ता करने के लिए बुलाता है। लगता है फ्रैंक उसकी परेशानी देख के उसके लिए बुरा महसूस करता है। एक वक्त के बाद जब जेसिका को खाना परोसा जाता है, वो उसे इस तरह खा जाती है जैसे दिनों से भूखी हो। इस बीच फ्रैंक की पत्नी जेनी उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। जेसिका जो अभी भी सावधानी से झूठ बोलती है कि वो उत्तर की तरफ जा रही है। फ्रैंक मासूमी से इस बात पर यकीन कर लेता है और उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने की भी ऑफर करता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं एक एस फिक्सर और ट्रैकर एल्सा ग्रे को, जिसे कंपनी के चीफ रेमंड रीड ने जेसिका को ढूंढने और पकड़ने का काम दिया है। एल्सा पहले से एक मैन हंटर है, काफी लंबे समय से यह काम कर रही है। यह एक ऐसा काम है जो शायद ही कोई करना चाहे, लेकिन किसी को तो करना पड़ता है। इस अंडरकवर जॉब के चलते वो कभी भी रिश्ते बनाने या निभाने का वक्त नहीं निकाल पाई है। ना ही वो कभी छुट्टियां लेती है, क्योंकि वो अपने काम में इतनी उलझी होती है कि अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाती। लेकिन अब एल्सा को ALS एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस डायग्नोज हुई है। अपने सहयोगियों से इस बीमारी के असर छुपाने के लिए कितनी भी कोशिश करे, इसके लक्षण छुप नहीं पाती। उसके हाथ पैर बार बार काम करना बंद कर देते हैं, जो उसके रोज के काम और जिंदगी को और भी मुश्किल बना देते हैं। एल्सा अक्सर ऑनलाइन हेल्प ग्रुप और ऐसे मरीजों से सलाह लेती है जो इसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन एक खोखलापन उसके मन को सताने लगा है। एक फील्ड पर एक्टिव मैन हंटर के लिए धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का खत्म होना मौत से भी बुरा है। एक सेशन के दौरान काउंसलर एल्सा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की सलाह देता है, लेकिन वो जवाब देती है कि उसका किसी से भी संपर्क नहीं है। यह सुनकर काउंसलर भी उदासी महसूस करता है। एक और मरीज एल्सा की आवाज में उदासी महसूस करके पूछता है, क्या तू कुछ ऐसा सोच रही है जो सोचने लायक भी नहीं है? एल्सा हाँ करती है और मरीज उससे तसल्ली देने की कोशिश करता है। दुख बहुत पावरफुल होता है, पर एक्सेप्टेंस भी उतनी ही पावरफुल होती है। इस बीच फ्रैंक अपनी ट्रक में जेसिका को उत्तर की तरफ ले जा रहा होता है। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद एक जगह रोड खत्म हो जाती है। जेसिका फैसला करती है कि वो अब कनाडा बॉर्डर तक पैदल ही जाएगी। जाने से पहले बूढ़ा आदमी उससे एक बैग भर के खाना और कपड़े देता है और कहता है, अगर कभी मदद चाहिए हो तो वापस आ जाना। जेसिका बहुत ग्रेटफुल होती है और दिल से शुक्रिया अदा करती है, फिर अपना सफर जारी रखती है। कई घंटे चलने के बाद वो जंगल में एक जगह रुक जाती है रात बिताने के लिए। अगले दिन सुबह जेसिका फिर से चलना शुरू करती है और आखिरकार एक छोटे से बॉर्डर टाउन पहुंचती है। वो एक लोकल बार में जाती है जहां वो ऑनर मॉली प्रेसर से काम के लिए बात करती है। पहले तो मॉली कहती है कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब जेसिका ज्यादा जिद करती है तो मॉली उससे बार में क्लीनिंग का जॉब दे देती है। उस रात को जब जेसिका बर्तन धो रही होती है, मॉली उससे बात करने आती है। जेसिका की उंगली में रिंग देखकर मॉली पूछती है, क्या तू शादीशुदा है या तेरा कोई पार्टनर है? जेसिका दावा करती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था, जैसे ही वह चाहती है कि एक नई जिंदगी शुरू करे। इस बात को गलत समझते हुए मॉली जेसिका की इच्छा को अपने बॉयफ्रेंड से दूर जाने के प्रयास के रूप में गलत तरीके से समझती है, क्योंकि उसे भी पिछले में एक यौन हिंसात्मक संबंध का शिकार बनाया गया था। काम के बाद ये दोनों नए दोस्त बार से बाहर निकलते हैं जब वह साथ में चलते हैं। मॉली पूछती है कि जेसिका कहाँ रुकेगी, जिस पर जेसिका कहती है कि वह मोटेल खोज लेगी। इसे सुनकर यह दयालु मालिक जेसिका को अपने घर बुलाती है। दूसरी ओर एल्सा को उसके सहकर्मी विंस के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जो जेसिका का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चलता है ये दोनों बहुत सालों से साथ काम कर रहे हैं और विंस वास्तव में अपनी पत्नी से ज्यादा वक्त एल्सा के साथ बिता चुके हैं। लेकिन उनके सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद
वे अब भी जेसिका का पता नहीं लगा पा रहे हैं। बाद में रेमंड द्वारा एल्सा को फोन किया जाता है, जो उसे तेजी से काम करने के लिए दबाव डालता है। उसने यह दावा किया है कि उन्हें किसी भी कीमत पर जेसिका को सीमा पार नहीं होने देना चाहिए। फिर सीन पिछले में वापस जाता है, जिसमें जेसिका और उसका बॉयफ्रेंड जंगल के बीच में कैंपिंग कर रहे होते हैं। उसे जंगल पसंद है। जब उन्होंने बोनफायर का आनंद लिया तो एक कुत्ता दिखाई दिया। विंस की चेतावनी के बावजूद जेसिका ने कुत्ते को हाथ लगाने का प्रयास किया और सोते समय उसके साथ गले लगी। अगले सुबह जोड़ा उठता है कि विंस के शरीर पर कई लाल धब्बे हैं और जेसिका के भी। पहले वाला कुत्ता इबोला वायरस का एक संस्करण लेकर रहा, तो उनके लिए यही वजह है कि अधिकारी जल्दी से जल्दी जेसिका को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह गलती से किसी आउटब्रेक का कारण न बन जाए। जब फ्लैशबैक जारी होती है तो इयॉन की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी। उसकी त्वचा पर लाल दाग के जगह खून वाले पैच बन रहे थे। चिंतित जेसिका ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन हॉस्पिटल के बजाय उन्हें एक दूरबीन के अनुसंधान केंद्र में ले जाया गया। वहां जेसिका को एक कैदी के रूप में रखा गया, जबकि यॉन को एक लैब कमरे में अनुसंधान के लिए ले जाया गया। एक बेबस प्रयास में भाग निकालने की कोशिश करते हुए जेसिका ने एक प्लान बनाया। उसने कमरे के ट्यूब का बल्ब तोड़ दिया और एक गार्ड का इंतजार किया। जैसे ही गार्ड अंदर आया, उसने उस पर हमला किया एक तेज ग्लास के टुकड़े से और जल्दी से इंद्रा को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही उसने उसे ढूंढा, उससे उसकी हालत देखते हुए परेशानी हुई, लेकिन उसे इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण जेसिका को अकेला भाग जाना पड़ा, अपने बॉयफ्रेंड को मरने के लिए छोड़कर। वर्तमान में एल्सा को उसके एक साथी से कॉल आता है, जो उसे जेसिका के रहने सहने के बारे में बता रहा है। उसके बाद वह उसी जगह की खोज के लिए ड्राइव करती है जहां पर जेसिका ने रुका था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद एल्सा एक हैजमैट सूट पहनकर अंदर जाती है और जगह की जांच करते हुए देखती है। सिंक में खून देखने के बाद जल्दी से जीनी को देखती है तो वह तुरंत बाहर निकल जाती है। एल्सा उनके पीछे जाती है, जहां वह एक अप्रत्याशित हमले का शिकार होती है, जहां फ्रैंक और जीनी अब जैसे जैसे जोम्बी बन गए हैं। वे एल्सा की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उसके पास खुद की रक्षा के लिए एक फायर आर्म होती है, जो वह अपने बचाव में इस्तेमाल करती है। इस घटना के बाद एल्सा रेमंड को फोन करती है और जानना चाहती है कि क्या चल रहा है। इस पॉइंट पर उसने अंत में इग्टी और जैन अटैक कांग्लोमरेट के बारे में सब कुछ बता देता है, जो एक विशेष वायरस पर अनुसंधान कर रहा था सरकार के साथ मिलकर। पहले वाला कुत्ता उसका परीक्षण विषय था, जो कि वायरस के कैरियर थे, लेकिन अफसोस के साथ वह कुत्ता सुविधा से भाग गया और इन और जेसिका से संपर्क में आया। उसके बाद वायरस ट्रांसफर और म्यूटेट हुआ एक अज्ञात तरीके से। इसका मतलब है कि वह किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन वह खतरे से अनजान है और बिना जानबूझकर वायरस को हर किसी से फैला रही है। रेमंड के अनुसार अनजान जेसिका भाग रही है क्योंकि वह सरकारी अधिकारियों को मानती है। संदिग्ध उन्हें हत्यारे में रुचि है। यह वजह है कि वह यूएस का अधिकार छोड़ने के लिए सीमा कस्बे की ओर बढ़ रही है। मामले की गंभीरता को समझते हुए एल्सा अपनी ALS की निवृत्ति के बारे में कहती है और दावा करती है कि अब वह इस नौकरी के लिए लायक नहीं है। उसकी आश्चर्य है जब रेमंड उसके बीमारी के बारे में अच्छे से जानकार चुना है और उसने स्वीकार की है कि उसने एल्सा को इस मामले के लिए जानबूझकर चुना है। उसे लगता है कि किसी को टर्मिनल बीमारी होने पर कुछ और खोने की कोई परवाह नहीं होती। वैसे भी वह अब भी जेसिका को जिंदा या मृत पकड़ने का आदेश देता है, ताकि वे एक संभावित विशेषता के बहाने से। एल्सा को एक वीडियो संदेश मिलता है उसके साथी से, जिसमें जेसिका का पता लगाया गया है। इसके नतीजे में वह समय बर्बाद न करते हुए सीमा कस्बे की ओर चली जाती है। इस बीच जेसिका सुबह में उठकर प्रवास पर निकलती है और मॉली के कमरे की दरवाजा खटखटाकर पूछती है कि वह साथ चलना चाहती है या नहीं। पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह समझती है कि मॉली अभी सोती है और अकेले बाहर निकल जाती है। वास्तव में जेसिका ने अनजाने में वायरस को उन दोनों को ट्रांसफर कर दिया है जो उनके कमरे में है। जेसिका फिर गलियों में घूमती रहती है। खाना खाने के लिए वह एल्सा द्वारा अनावश्यक रूप से देख ली जाती है और तुरंत भाग जाती है। एल्सा भी उसके पीछे दौड़ती है, पर उसकी बीमारी उसे यह करने से रोक लेती है। जेसिका फिर से तमाले के घर लौटती है अपने सामान भरने के लिए, लेकिन इस बीच में उसे मॉली के कमरे से असमंजस शोर सुनाई देता है, इसलिए वह सीधे ऊपर जाकर देखने जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसे एक भयानक दृश्य से डरते हुए देखती है। मॉली का शरीर खून से ढका हुआ और जॉम्बीफाइड रूप में, जिसे उससे झट से जिंदा हो जाता है और जेसिका की तरफ भागता है। अपने आप को बचाने की कोशिश में जेसिका एक बर्तन पकड़ लेती है और अपने दोस्त को मारने के लिए ऐतराज करते हुए उसे मार डालता है। जेसिका यहाँ पर बुरी है। इसके बाद वह मॉली के शरीर के पास बैठकर रो पड़ी,
इस समय वह यह समझती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके चारों तरफ के लोग मर रहे हैं। साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि उसके बाल गिरने लगे हैं। कुछ समय बाद एल्सा जेसिका का पता लगाती है और उसे बंदूक के निशाने पर पकड़ लेती है। फिर उसने पूरी कहानी बताई, जिसमें उसने यह बताया कि वह जानबूझकर इस जहर फैलाने में विशेष रूप से सहायक रही है। इस समय जेसिका को वायरल संक्रमण के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन दूसरे शिकार से अलग होकर वह अपने मानसिक क्षमता को बचा पा रही है। एल्सा इसे उम्मीदवार लक्षण मानती है और उससे राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। जेसिका की पूरी कोशिशों के बावजूद एल्सा के दोहराए हुए चेतावनियों से बचने की कोशिश करता है। जेसिका अपनी जान की मांग करती है और भागती रहती है। किसी और चुनौती के बिना छोड़ी एल्सा अपनी बंदूक को निशाना बनाती है और उसे गिरा देती है। उसके अंतिम पलों में जेसिका व्यक्त करती है कि उसे बस दुनिया देखनी थी और वह नहीं चाहती थी कि सब खत्म हो जाए। यह सुनते ही एल्सा उसके साथ गहरी हमदर्दी का एहसास करती है। फिर वह एक मर रही जेसिका के साथ मेहरबानी दिखाते हुए उसके हाथ पकड़ लेती है, पर उसे भूल जाता है कि उसने अपना चेहरा ढकने वाला हैजमैट सूट उतार रखा है। जेसिका की मौत के बाद सभी महत्वपूर्ण जानकारी, नजर सुरक्षा फुटेज और सबूत मिटा दिए जाते हैं, जैसे कि कभी मौजूद ही नहीं थे। अंतिम सीन में एल्सा अपने एलएस परामर्शक द्वारा यह बताया जाता है कि वह अपने वर्तमान घटते हुए स्थिति के बावजूद एक सकारात्मक दृष्टि को कैसे बनाए रखे। यह शांतिपूर्ण सहायता देते हुए परामर्शक उसका हाथ पकड़ते हैं, जिससे एल्सा को अविश्वसनीय तरीके से खांसी आने लगती है। एल्सा अपने व्यग्र दिमाग से हिलती हुई महसूस होती है जब उसे यह समझ आता है कि वह एक और असंवेदनशील वायरस वाहक है। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, अधिसूचनाएं सक्षम करें और टिप्पणी करें।